गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहली कक्षाओं में मैंने आपको क्रियाओं के प्रकार पढ़ाया था। आप क्रियाओं के प्रकार पढ़ा रहा था। तो अब क्रियाओं के प्रकार में आपको दो प्रकार पढ़ाया था, एक संयोजन क्रिया, दूसरी विघटन क्रिया। विघटन क्रियाओं में तीन प्रकार के आपके थे, वैद्युत विघटन, ऊष्मीय विघटन और प्रकाशीय विघटन। तीन विघटन बताया था मैंने। उसके बाद उसी क्रम में हमारा तीसरी क्रिया क्या है, विस्थापन क्रिया। तीसरी क्रिया क्या है हमारी, विस्थापन क्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, उसकी परिभाषा आइए देख लेते हैं। आपका लिखने का मन हो तो आप लिख लीजिए, लेकिन पहले आप क्या करिए, समझ लीजिए। और हम यहाँ से हट जाएंगे तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो का क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा इसकी यह है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्वों या यौगिकों को अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यानी कि उसे हटाकर उसका स्थान ले लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या, कम क्रियाशील तत्वों या यौगिकों को जो अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक होते हैं विस्थापित कर देते हैं, उसका स्थान ले लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसमें एक तत्व सिर्फ क्या कर रहा है, एक तत्व सिर्फ एक तत्व या यौगिक को हटाता है, तो उसी को एकल विस्थापन भी कहते हैं। तो यही परिभाषा हमारी क्या हो जाती है, एकल विस्थापन की भी परिभाषा कहलाती है। यही परिभाषा हमारी क्या कहलाती है, एकल विस्थापन की भी अभिक्रिया कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जब सिर्फ जो पदार्थ होगा, रिएक्शन होगा, जो अभिक्रिया होगी, उसमें एक तत्व या यौगिक जब एक ही कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व हटाएगा, उसका स्थान लेगा, तो वहीं पे क्या होता है, एकल विस्थापन होता है। कैसे? जैसे कि आइए देखिए बताते हैं। जैसे में देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे क्या हमारा कॉपर सल्फेट है, CuSO4 को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। और ये हमारा Fe है, Fe को हम लोहा या आयरन कहते हैं। जब हम इससे क्या कराते हैं, इनकी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ये देखिए कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, और ये जो फेरिक यानी कि हमारा लोहा है, ये अधिक क्रियाशील तत्व होता है। कॉपर की अपेक्षा फेरिक क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व होता है। इसलिए ये कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, कॉपर की स्थान को यानी कॉपर की जगह को ले लेता है। इसीलिए यहाँ देखिए FeSO4 बन गया। यहाँ क्या था, CuSO4 था ना, इसने इसको विस्थापित कर दिया। किसने, लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और क्या बना लिया, कॉपर फेरिक सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। अब देखिए ये एक तत्व है, एक यौगिक है, एक तत्व है, एक ही तत्व ने क्या किया, एक यौगिक को क्या किया, विस्थापित कर दिया। इसी को हम क्या कहेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक कम क्रियाशील तत्व को एक अधिक क्रियाशील तत्व हटा दे या विस्थापित कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल विस्थापन कहते हैं। एकल विस्थापन को इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक कम क्रियाशील तत्व को दूसरा कम अधिक क्रियाशील तत्व हटाकर या विस्थापित कर दे, उसी को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन कहते हैं। और इसी में हमारा क्या है, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी आपका एक और उदाहरण है, इसी में देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ ये देखिए, चलिए यहाँ देखिए अभी एक और उदाहरण है। हमने दो उदाहरण दिए थे, तो एक ही उदाहरण समझा के आपको आगे निकल गया, हम ध्यान नहीं दिए। उसके लिए आइए देखते हैं। यहाँ देखिए हमारा क्या है, मेथेन है, CH4 है, और यहाँ क्या है, Cl2 है, यानी क्लोरीन। जब ये दोनों आपस में अभिक्रियाएं करती हैं, तो ये जो क्लोरीन है, ये क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। क्लोरीन क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। और विस्थापित यहाँ से हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, विस्थापित हो गया, यहाँ पे क्या बन गया,
क्लोरीन हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। क्लोरीन ने क्या किया? हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। विस्थापित करके एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया। एक हाइड्रोजन को हटाकर उसका स्थान ले लिया और यहाँ पे जो मीथेन था, मीथेन से अभिक्रिया करके क्लोरीन ने क्या बना लिया? विस्थापित करके क्या बना लिया? मेथिल क्लोराइड बना लिया। क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड, CH3Cl, मेथिल क्लोराइड बना लिया। और दूसरा देखिए, इसी से अभिक्रिया करके यानी किससे? हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्लोरीन ने क्या बना लिया? हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी को कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड तो ऐसे इसका शुद्ध नाम बन जाएगा, लेकिन इसको कहा क्या जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, ये बन जाता है। उसके बाद हमने क्या कहा आपको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसकी परिभाषा देखिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों यौगिकों के आयनों या घटकों को, दोनों यौगिकों के आयनों या घटकों को की अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाती है? अदला बदली, मतलब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। जैसे ये है ना मार्कर है, ये टोपी है, कैप इसकी, तो ये दोनों क्या करते हैं? अदला बदली कर लेते हैं अपने घटकों की। अदला बदली हो गई, स्थान अपने बदल लेते हैं, यही होती है अदला बदली। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, यहां पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? हिंदी में लिखे हैं सिल्वर नाइट्रेट। और इधर क्या हमारा? ये सभी लोग जानते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। जब हम इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो ये देखिए नाइट्रेट जो हमारा है ये सोडियम से अभिक्रिया कर लेता है और विस्थापित कर लेता है स्थान, उसकी अदला बदली कर लेता है। और जो हमारा Ag यानी क्या सिल्वर है वो क्या करता है? किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। दोनों ने अपना स्थान क्या कर लिया? बदल लिया। देखो Ag यहाँ है और Cl यहाँ है, इन्होंने अपना स्थान बदल लिया कि नहीं बदल लिया? विस्थापित कर लिया ना। और इधर देखिए सोडियम यहाँ है और नाइट्रेट यहाँ है, इन्होंने अपना स्थान बदल लिया, यानी कि अपने आप को विस्थापित कर लिया, उसके घटकों को विस्थापित कर लिया। इसी को हम क्या कहते हैं? दोनों ने स्थान बदल लिया। दोनों ने, जब दोनों ने हो गए इसलिए द्विविस्थापन कहा जाता है। वहां एक कर रहा था इसलिए एकल कहा जाता था। एकल, एक जब विस्थापित होगा तो एकल, जब दोनों विस्थापित हो जाएंगे, दोनों अपने स्थान की अदला बदली कर लेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे हमारी अगली अभिक्रिया क्या होती है? अगली अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन। अब ये अभिक्रिया क्या होती है? अभी तक हमने क्या क्या जाना? संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, तीन अभिक्रिया जाना। चौथी अभिक्रिया, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है? चौथी अभिक्रिया है। चौथी अभिक्रिया में आप लिख सकते हैं, देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ या यौगिक, जिसमें पदार्थ या यौगिक बाह्य कारकों के कारण, किसके कारण? बाह्य कारकों के कारण दो या दो से अधिक यौगिकों या तत्वों में वियोजित हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए आइए इसका उदाहरण देखें, कैसे ये हो जाता है डिसोसिएशन, कैसे विस्थापित हो, वियोजित हो जाता है, कैसे टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए NH4Cl, नौसादर इसे कहते हैं। NH4Cl को हम क्या कहते हैं? नौसादर कहते हैं। आप रफ और कलम लेकर बैठा कीजिए। जैसे ये सभी चीजें हम बोलते हैं ना, ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड है, हम तो इसका रासायनिक नाम जानते हैं, लेकिन इसको हम कहते क्या है? नौसादर कहते हैं। ये आपको अलग से देखना पड़ेगा, ये नौसादर है। ठीक। अब जब हम नौसादर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो उसमें से दो चीजें, ये क्या होता है? दो भागों में वियोजित हो जाता है। मैंने क्या कहा? दो या दो से अधिक यौगिकों या तत्वों में टूट जाता है। अब यहाँ यौगिक तो है नहीं, ये तत्व है। ये यौगिक है, ये तत्व। ये यौगिक है और ये तत्व है। देखिए ना, मैंने कहा ना तत्वों या यौगिकों में, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ तत्व या तत्व में या सिर्फ यौगिक में। ये तत्व या यौगिकों चाहे जिसमें टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, दो या दो से अधिक में। देखिए तो ये क्या है? अमोनिया में टूट गया और क्लोरीन में टूट गया।
अमोनिया और क्लोरीन में टूट जाता है जब हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये डेल्टा जो है ना, डेल्टा गर्म करने का निशान होता है। डेल्टा रासायनिक अभिक्रिया को क्या करने का, गर्म करने का निशान होता है। और इसी को हम अगर ये देखिए एरो हमने दोनों तरफ से क्यों लगाया, दोनों तरफ क्यों मुंह बनाया है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब हम दोनों तरफ मुंह लगा दे तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है ना, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि वो दोनों अवस्थाओं में चलती है। हमने गर्म कर दिया, टूट गया, और जब हम उसे ठंडा करेंगे वो फिर अपने पहली अवस्था में, पूर्व अवस्था में वापस हो जाएगा। देखिए जब क्लोरीन और अमोनिया को हम ठंडा करेंगे ना मिलाकर, तो वो फिर क्या बन जाएंगे, नौसादर बन जाएंगे। पहले यहाँ से गर्म करने पर वियोजित हो गए, हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, तो ये वियोजित हो गए। दूसरा NaCl, सब लोग जानते हो, सोडियम क्लोराइड, नमक, सही है ना, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जानते हो सोडियम क्लोराइड को। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो वो दो आयनों में टूट जाता है। मैंने कहा था ना यहाँ पे आयनों में टूट जाता है। चलिए ये देखिए, सोडियम में टूट गया, सोडियम प्लस आयन में, क्लोरीन माइनस आयन में। हमने गर्म किया तब टूटा, लेकिन जब हम इसे वापस ठंडा कर देंगे ना, तो ठंडा करने के बाद ये फिर वापस क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इसके आगे हमारी अगली अभिक्रिया क्या होगी, आइए देखते हैं। तो आइए अगली अभिक्रिया देखते हैं, हमारी अगली अभिक्रिया क्या है। तो हमारी अगली अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ये क्या होती है, इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊष्माक्षेपी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आइए अब ये जो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। शायद हमने लिखा भी है, हाँ, ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो प्रकार की होती है या विभाजित किया गया है। चलिए, तो पहली अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी, जिसे अभी मैंने कहा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, निकलना। उत्सर्जन का मतलब निकलना, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी मिलती हैं, जब भी पूर्ण होती हैं, तो उसमें से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, हीटिंग निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसमें ऊर्जा। तो आइए देखते हैं, जैसे में देखिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम एक साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या है, अमोनिया। ये क्या हमारा अमोनिया बनता है। और इधर क्या बनता है हमारा, इधर बनता नहीं है, इधर निकलता है। मैंने कहा ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो हमारी देखिए 22,400 कैलोरी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यानी कि इतनी ऊर्जा अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारी अमोनिया बनता है। हमारा क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया के साथ साथ हमारा क्या बनता है, अमोनिया के साथ साथ हमारा 22,400 कैलोरी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, हमें प्राप्त होती है। दूसरा देखिए कार्बन। कार्बन का मतलब जानते हैं ना, कोयला। कार्बन को क्या कहा जाता है, कोयला कहा जाता है। और इधर देखिए हवा है, ऑक्सीजन मतलब हवा। यानी कि कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में क्या करते हैं, रिएक्शन यानी कि गर्म करते हैं, तो हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं निकलता है। और क्या बनता है, 94,400 कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसीलिए जब हम कोयले को वायु में जलाते हैं तो क्या होता है, उसका दहन होता है, उससे ऊष्मा निकलती है कि नहीं। ठंडी आ रही है ना, ठंडी में क्या करोगे आप, कोयला लोगे, कोयले को जलाओगे, किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन यानी कि हवा नहीं है तो आप जला भी नहीं पाओगे, जलता ही नहीं फिर। तो वही रिएक्शन होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कार्बन को जब हम जलाते हैं, सीधी सीधी बात है, जब हम किसी कोयले को या लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है,
धुआं निकलता है और साथ ही साथ हमें क्या होती है, ऊष्मा मिलती है ना, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है? 94,400 कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसका दो उदाहरण हमने दे दिया आपको, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन का और एक हमारा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक, अब इसके बाद हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या कहते हैं इंग्लिश में से, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, वे अभिक्रियाएं यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में क्या होता था, ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी कि वो जब अभिक्रिया पूरी होती थी उसमें ऊष्मा निकलती थी, उसमें से क्या होती थी, ऊष्मा निकलती थी। देखिए प्लस हुआ है, प्लस होने का मतलब ये जा रहा है, दूर जा रहा है, हट रहा है, इससे क्या हो रहा है, हट रहा है। और यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ क्या बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, हमारा क्रिया हो रही है। लेकिन ये क्रिया पूरी होने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा लेती है, 43,200 कैलोरी ऊर्जा। जब तक इसको नहीं मिलेगी तब तक ये रिएक्शन पूरा नहीं होगा, इसीलिए यहाँ माइनस लगाया गया है। माइनस का मतलब इसी में आएगा, अंदर आएगा, इसको कमी है इस चीज की क्या है, कमी है, किसकी, ऊष्मा की कमी है। जब तक ऊष्मा इसलिए अवशोषित नहीं करेगा तब तक ये क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। दूसरी सी और एस, कार्बन और सल्फर। कार्बन और सल्फर जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बन गया, कार्बन सल्फाइड बन गया, कार्बन सल्फाइड बन गया। और ये कितनी कैलोरी ऊर्जा, इस क्रिया को पूरा होने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, तो हमें देनी पड़ती है 20,000 कैलोरी ऊर्जा। हमें इस क्रिया को पूरा करने के लिए देना पड़ता है, अवशोषित कराना पड़ता है। ये क्रिया जब पूरी होती है तो 20,000 कैलोरी ऊर्जा अवशोषित करती है, मतलब ले लेती है। इसी को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए हमने ये अभिक्रिया को आधा लिखा है, क्यों, क्योंकि इसको नीचे डाला जा रहा है, ये नीचे जा रहा था, हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। देख लीजिए ये क्या है, पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो दिख ही रहा है आपको इतना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार की उचित मात्रा को उचित मात्रा में मिलाने पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसको, अम्ल और क्षार की उचित मात्रा में मिलाने पर क्या होता है, अम्ल अपने अम्लीय गुण और क्षार अपने क्षारीय गुण को समाप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और अभिक्रिया में लवण तथा जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। क्या होता है, देखिए, अम्ल व क्षार को उचित मात्रा में मिलाने पर अम्ल अपने अम्लीय गुण को और क्षार अपने क्षारीय गुण को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, और अभिक्रिया में ही, किसमें, अभिक्रिया में लवण तथा जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। अब ये लवण तथा जल कैसे प्राप्त होंगे, उदाहरण आपका क्या होगा, उदाहरण आपके लिए है आपका ये क्या बोलते हैं उसे, H2SO4 और NaOH आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। H2SO4 क्या है आपका, अम्ल है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो आइए देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4, ये देखिए आपका क्षार है और ये क्या है आपका, अम्ल है।
ये दो चीजें हैं। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, तो इसकी मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 2 अणु होते हैं, इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और ये जो हमारा ये है, अब इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं, जब इनकी हम क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, तो मैंने क्या कहा, क्या क्या प्राप्त होता है हमारा? सोडियम क्या प्राप्त होगा? सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। मैंने क्या कहा? लवण और जल प्राप्त होगा। तो लवण और जल Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया। ये क्या है? ये लवण है। ये क्या है? लवण है। प्लस H2O बनेगा। और H2O बैलेंस है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। H2 यहाँ है, 2H यहाँ है, 2O यहाँ है, तो इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 है। 2 अणु इसके बन जाएंगे। ठीक, तो ये देखिए अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो गई और ये हमारा क्या बन गया? जल बन गया। मैंने आपको क्या कहा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार, ये देखिए क्षार है, ये अम्ल है, अम्ल व क्षार की उचित मात्रा में मिलाने पर, मात्रा उचित है इनकी, उचित मात्रा में मिलाने पर अम्ल अपने अम्लीय गुण को, यहाँ देखिए अम्ल का गुण खत्म हो जाएगा, लवण में अम्ल का गुण नहीं होता, लवण का अम्लीय गुण और क्षार का क्षारीय गुण, यहाँ से अम्लीय और क्षारीय गुण का क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और अभिक्रिया में लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त हुआ? हमारा लवण प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। होता है क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हो गया? ठीक, इतना समझ में अगर आप लोगों को आ गया है तो आपकी अगली अभिक्रिया जो क्या है? अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया है, वो हम आपको अगली कक्षा में